स्टूडेंट्स, आज की ये जो क्लास है थोड़ी लंबी है, ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 घंटे की क्लास है ये। तो मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से समझ के करना। आप सिर्फ ये मत करना कि यार 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे में निपटाना है मुझे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आराम से तसल्ली से बैठ के 1.5 घंटे की क्लास है, 4 घंटे भी लगें तो लगाना। ठीक है, मतलब डिपेंड करेगा इंडिविजुअली, हर बच्चे पे अलग अलग कैपेसिटी होगी हर किसी की समझने की। तो अगर आपको धीरे धीरे समझ में आती हैं बातें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे समझो। ठीक है, मेरे को भी धीरे धीरे समझ में आती है। जब मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में मुझे। तो आप टाइम लगा के पढ़ना, छोड़ना नहीं है बस। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, निपटाना नहीं है हमको कि सिर्फ हमने क्या किया कि 1.5 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटे में कॉन्टीन्यूसली देखा और ख़त्म। ठीक है, ऐसा नहीं, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, माइंड काम करना चाहिए समझते टाइम। ठीक है, तो बीच में अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है यार अब ना थोड़ा ओवर हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे से, अब नहीं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही मुझे, तो वहाँ पे रुको, थोड़ा ब्रेक लो और फिर पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे लगातार पढ़ के ही आपको ख़त्म करना है। दूसरी बात, अगर कुछ चीज़ें आपको एक बार में समझ नहीं आती, आप रिवाइंड करके उनको देखना, दोबारा से एक बार उसको देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, नोट्स का प्रिंट ज़रूर निकलवाना, बिना प्रिंट के इतना अच्छे से आपको शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। या तो कॉपी में नोट करना, 15 पेजेस है, कॉपी में नोट करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, इसके ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलवा लो और प्रिंट के थ्रू आप उसको करो, क्योंकि वहाँ पे आप है ना अंडरलाइन भी कर सकते हो, आप वर्ड्स को लिख भी सकते हो। आपको हिंदी में कुछ लिखना है या कुछ अपनी मर्जी से कुछ नोट्स बनाने हैं वहाँ पे कुछ, तो आप वो सब चीज़ें वहाँ पे अच्छे से कर पाओगे। और आपके सामने एक फिजिकल पेपर होगा, तो फिजिकल पेपर वाला काम तो जो है वो फ़ोन नहीं करेगा। ठीक है, फ़ोन में वो मज़ा नहीं आएगा। तो आप प्रिंट ज़रूर निकलवाना, अच्छे से क्लास देखना, पूरा माइंड लगा के। कुछ डाउट्स अगर क्लास के बाद आपके बचेंगे तो वो मैं कवर करवा लूँगा। वैसे डाउट्स मुझे नहीं लगता आप अगर ढंग से देखेंगे तो आपके आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपना एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था भाई? फर्स्ट चैप्टर का नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नाम का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब सेकंड चैप्टर हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेशनल इनकम यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम आपको सामने दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर बेसिकली क्या होता है कि अच्छे से समझ नहीं आ पाता, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती अच्छे से, तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर क्रैम करने का तरीका बचता है कि भाई रट लो, रट्टा मार लो, यही तरीका बचता है एंड में। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, मैंने ना नोट्स को 12 क्वेश्चंस में यहाँ पे डिवाइड किया है, पूरे चैप्टर को 12 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। बीच में बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी उनको ईजी करके लिखने की कोशिश की है। यहाँ पे बीच में डायग्राम्स, मैंने पिक्चर्स भी डाली है ताकि थोड़ा ईजिली अंडरस्टैंडिंग बने, आपको अच्छे से समझ में आए सारी बातें। तो 12 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे करने हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक क्लास में नहीं हो सकता ये सब, तो इसके लिए कुछ मल्टीपल क्लासेस लगेंगी। मेरे ख्याल से 3 से 4 क्लासेस इस चैप्टर में हमारी लग सकती हैं। तो आज हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और मैं आपके साथ स्टार्टिंग करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप सामने देख पा रहे होंगे। ये जो नोट्स हैं ये मैंने आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए थे ग्रुप के अंदर। अगर वहां पे आपको नहीं मिले हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी को ना इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव नेम है, डोमेस्टिक टेरिटरी का अल्टरनेटिव नेम है इकोनॉमिक टेरिटरी। तो दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग। अब बात यह है कि भाई क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब बताओ कि डोमेस्टिक टेरिटरी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी का।
तो भाई ये चीज़ जानने के लिए इसका आंसर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आंसर हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका, और आंसर को थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक कर करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम समझते हैं सारी बातों को। तो सबसे पहले आप देखना यहाँ पे कुछ बातें जो लिखी है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये जितना पोर्शन मैंने अभी अंडरलाइन करके दिया आपको, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है जितना अभी मैंने अंडरलाइन किया है, ये पोर्शन सबसे पहले हम लोग जो है इस पे फोकस करेंगे। बेसिकली ये जो पोर्शन मैंने अंडरलाइन किया है ये यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है डोमेस्टिक टेरिटरी की। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने डोमेस्टिक टेरिटरी की जो डेफिनेशन दी हुई है, इकोनॉमिक टेरिटरी की जो डेफिनेशन दी हुई है, वो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम इतना पोर्शन पढ़ते हैं। चलो भाई एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी है वो ये है कि भाई अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिक टेरिटरी। जियोग्राफिक टेरिटरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। मैंने हिंदी में भी आपको जो है इजिली यहाँ पे लिख के दे दिया है। तो इसका मतलब भाई यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या अर्थ है? तो भाई उनके अनुसार इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जियोग्राफिक टेरिटरी माने भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र। आगे की बात पढ़ते हैं। आगे की बात यहाँ पे है कि भाई एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। तो मतलब एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहां पे गवर्नमेंट की चले और जहां पे पर्संस गुड्स और कैपिटल का जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन है ना, वो फ्रीली हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाए बिना रिस्ट्रिक्शंस के। गुड्स का जो फ्लो है उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो और कैपिटल के फ्लो पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो इस तरह का जो क्षेत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेंगे, ठीक है। तो दोबारा से एक बार समराइज करते हैं भाई। एक यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो और जिसके अंदर गुड्स, पर्सन और कैपिटल का फ्रीली सर्कुलेशन किया जा सके, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन थी डोमेस्टिक टेरिटरी की, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं इंडिया। तो इंडिया जो है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहां तक है भाई? इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? तो भाई इंडिया के बॉर्डर्स जो है ना, इंडिया के बॉर्डर्स, वहां तक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के बॉर्डर्स तक का हिस्सा इंडिया के अंदर अंदर आता है, ठीक है। इंडिया के बॉर्डर्स तक का सारा हिस्सा इंडिया के अंदर अंदर आता है। इंडिया के जो पर्सन्स हैं वो वहां तक जो है फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, गुड्स भी वहां तक फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, कैपिटल भी वहां तक फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया के बॉर्डर्स तक का सारा हिस्सा इंडिया के अंदर आता है। ये इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पे इंडिया के पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल का फ्लो जो है, जो सर्कुलेशन है, वो फ्रीली है। लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर की हवा, इंडिया के आसमान की हवा, तो भाई सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट इंडिया के ऊपर जो हवा है ना, वो भी इंडिया की हवा है, ठीक है। इसका मतलब कोई बाहर का बंदा इंडिया की हवा में पर नहीं फैला सकता अपने। यहाँ पे अगर मान लो कोई यूएस आर्मी का कोई एयरक्राफ्ट घुस जाता है तो इंडिया वाले क्या करेंगे? इंडिया वाले भाई उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। बिना इजाजत के कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया की हवा में दाखिल नहीं हो सकता। इंडिया की हवा भी इंडिया का पार्ट है। इंडिया की हवा भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा है। ऐसे ही इंडिया के आसपास का जो समुद्र होता है ना, समुद्र, ठीक है, समुद्र जो होता है, अब वो जो समुद्र है ना इंडिया के आसपास का, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। इसका मतलब इंडिया के आसपास के समुद्र में भी कोई बाहर का व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता। अगर एंटर किया तो भाई समुद्र के अंदर है ना लड़ाकू जहाज भी होते हैं, इंडिया के सैनिक भी होते हैं वहां पे, ठीक है, जल सेना होती है वहां पे। तो वो लोग जो है वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे वहां पे। इसका मतलब इंडिया की इजाजत के बिना इंडिया के आसपास के समुद्री एरिया में भी कोई एंटर नहीं कर सकता। वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। अब वैसे ना ये चीज आपके कोर्स में रेलेवेंट नहीं है, बट मैं थोड़ा बता देता हूं कि भाई कितनी दूरी तक का समुद्र जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स को शॉर्ट में NM भी बोलते हैं, NM। 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होती है ना इंडिया का, मान लो जो इंडिया का समुद्र है
जहां पे इंडिया का समुद्र स्टार्ट हो रहा है, जहां पे लैंड खत्म हो जाता है वहां से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से उस लैंड से लेके जहां पे समुद्र स्टार्ट हो रहा है और जहां पे लैंड खत्म हो गया उस जगह से लेके उसको बोलते हैं बेस लाइन। उसको क्या बोलते हैं? बेस लाइन। बेस लाइन मतलब वो एरिया जहां पे लैंड खत्म हुआ और समुद्र शुरू हुआ, वो बेस लाइन होती है। तो बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी जो है ना, वो इंडिया का समुद्र माना जाता है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है वो। अब बात यह है कि भाई ये नॉटिकल माइल्स क्या है, 12 नॉटिकल माइल्स जो मैं शब्द बोल रहा हूं, तो भाई ये ना आप गूगल करना, शायद आपको वहां पे पता चल जाए। एक नॉटिकल माइल के अंदर कितने किलोमीटर्स होते हैं, आप मुझे वहां पे सर्च करके बताना, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क मैं आपको भी दूंगा। तो इसका मतलब भाई 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू कितने किलोमीटर होता है, आप मुझे देख के बताना, ठीक है? तो इंडिया के आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो समुद्री क्षेत्र है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। अब तक की जितनी बातें मैंने बताई मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूं भाई। यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं है अपने आप में। उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया कि भाई इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का अर्थ क्या है, ज्योग्राफिक टेरिटरी, मतलब भौगोलिक क्षेत्र जहां पे एक देश की गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो और जितने क्षेत्र के अंदर उस देश के पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल का जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो फ्रीली हो पाए, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे इंडिया की जो हवा है, इंडिया को जो समुद्री क्षेत्र है उसको कवर नहीं किया, ठीक है? तो इसका मतलब हवा और पानी यहाँ पे कवर नहीं किया इन्होंने सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र कवर किया, इन्होंने सिर्फ लैंड कवर किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र तो है ही है, साथ में हवा और पानी भी इंक्लूडेड है, ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब आगे यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हैं, आगे और बातें पढ़ते हैं भाई साहब, देखो ध्यान से। अगली बात यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हमें क्या लिखी हुई दिख रही है भाई? नेक्स्ट लाइन मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, देखो एक बार ध्यान से। डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब भाई ये डोमेस्टिक टेरिटरी जो हम वर्ड समझ रहे हैं, हमने जो भी समझना स्टार्ट किया, ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम? क्या जरूरत है इसको पढ़ने की? इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत क्या है? तो भाई आपको याद होगा ये जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है इसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अभी आगे जाके ना इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं, टोटल 4 चैप्टर्स हैं इस यूनिट के अंदर। तो आगे जाके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे करने पड़ेंगे, जिसमें कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में नहीं होगा तो आप नेशनल इनकम की अकाउंटिंग नहीं कर सकते, नेशनल इनकम को कंप्यूट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है? तो इसीलिए डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी कि भाई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस को करने में विफल हो जाएंगे अगर हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो भाई डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर हम इसकी सहायता लेते हैं, हमें ये कॉन्सेप्ट वहां पे काम में आएगा। अगली बात यहाँ पे क्या है? तो भाई अगली बात यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अब है ना थोड़ा लेमन लैंग्वेज में हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझाया हुआ है। ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन अभी आपको करके दिए हैं, जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ये लेमन लैंग्वेज में आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है। तो इन लेमेन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। अब ये भाई पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या होता है? तो भाई लेमन लैंग्वेज का मतलब साधारण व्यक्ति की भाषा में अगर बोला जाए लेमेन्स लैंग्वेज में, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का अर्थ क्या हुआ? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। अब भाई साहब पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर ही नहीं पता हमको पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है। तो देखो भाई आगे ना पॉलिटिकल फ्रंटियर का ही मतलब बता रखा है मैंने। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पॉलिटिकल फ्रंटियर का मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ये जो वर्ड्स हाईलाइट किए मैंने ब्रैकेट वाले वर्ड्स, ये पॉलिटिकल फ्रंटियर का मीनिंग है। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर टेरिटरी। तो भाई यहाँ पे देखो अब कंप्लीट बात हमारी यहाँ पे आ गई है। मतलब जितनी बात मैंने आपको समझाई थी ना कि भौगोलिक क्षेत्र तो आएगा ही आएगा, मतलब ज्योग्राफिक टेरिटरी तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ हवा और पानी भी कवर होंगे यहाँ पे। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर जो शब्द है ना, उसमें तीनों चीजें कवर हो जाती हैं यहाँ पे, जल, थल, वायु, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीटेड वे में पॉलिटिकल फ्रंटियर शब्द में ही इंक्लूड हो चुका है। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर अपने आप में ही इन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों चीजों को, जल, थल, वायु, तीनों चीजें जो है वो पॉलिटिकल फ्रंटियर शब्द के अंदर कंबाइंड है,
सम्मिलित हैं इसके अंदर। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर टेरिटरी। तो भाई यहाँ पे ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो आएगी ही आएगी। ज्योग्राफिकल बाउंड्री का मतलब हो गया वही भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। साथ ही साथ यहाँ पे एयर और वाटर का भी जिक्र किया गया है। तो मतलब एक सीमित दूरी तक समुद्री क्षेत्र भी इंडिया का ही पार्ट होगा और इंडिया के ऊपर की जो हवा है वो भी इंडिया की है, वहां पे कोई एंटर नहीं कर सकता, तो वो भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो ये लेमेंस लैंग्वेज में हमने समझा कि लेमेंस लैंग्वेज में अगर साधारण व्यक्ति की भाषा में बोला जाए तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जल थल वायु, मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री का मतलब जल थल वायु, तीनों चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं हमारी। तो यहां तक की बात को एक बार मैं दोबारा से आपको मैं जो है रीड आउट करवा देता हूं ताकि कोई डाउट ना रह जाए, ताकि कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, ये देखो ये सारी बात जो हमने अब तक पढ़ी, एक बार इसको रीड आउट करेंगे हम और देखेंगे कहीं पे कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो इतनी बातों को एक बार हम दोबारा से रीड आउट करेंगे। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिक टेरिटरी, भौगोलिक क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट within which persons, goods and capital circulate freely। आगे लिखा गया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर। आगे हमें यहाँ पे बताया गया इन लेमेन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब क्या हुआ, जल थल वायु। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको मैंने लिख के दिखाया था, यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर टेरिटरी। तो यहाँ पे हवा और पानी भी सम्मिलित हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रंटियर शब्द के अंदर ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो है ही है, साथ में हवा और पानी भी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिए। अब आगे की बातों पे जरा नजर डालते हैं भाई, आगे क्या क्या हमने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है उन बातों को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से जो मैं अंडरलाइन करूंगा ये लाइन हम पढ़ेंगे। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन अ वाइड सेंस। मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पर्पस के लिए ये जितना हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ही है। मतलब जल थल वायु तो डोमेस्टिक टेरिटरी माना ही जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी चीजें यहाँ पे हमें सम्मिलित करनी पड़ेंगी, कुछ और चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाली हैं। तो हम आगे कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा, यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन के अनुसार जो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का मीनिंग था वो हमने पढ़ा कि भाई उनके अनुसार क्या था, ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो होती है उसी को बोला जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी, जहां पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो और पर्संस, गुड्स और कैपिटल का जो सर्कुलेशन है वो फ्रीली हो पाए। ये यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन थी। फिर लेमेंस लैंग्वेज में हमने समझा कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी माने पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो वहां पे भी हमने ये बात समझ ली कि भाई जल थल वायु तीनों चीजें यहाँ पे लेमेंस लैंग्वेज में हमने पढ़ ली। अब आगे यहाँ पे ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं तो भाई इससे हमें पता चलता है कि कुछ और चीजें भी हैं इनके अलावा जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होंगी। तो इसका मतलब भाई ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और बड़ा होने वाला है, थोड़ा और ब्रॉड होने वाला है। जितनी बातें मैं पढ़ा रहा हूं भाई माइंड में अच्छे से मैपिंग करके चलना, अच्छे से उनको जो है रिटेन करके चलना। अभी तक की सारी बातें मैंने आपके साथ जितनी भी डिस्कस की हैं। तो भाई अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या और चीजें, मतलब जल थल वायु के अलावा, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर होंगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो भाई देखो ध्यान से, डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या कवर होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स। अब नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा ये कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे और इन 3 पॉइंट्स में कुछ बातें लिखी हैं। अगर मैं ये पढ़ लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा भाई डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा। तो मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आएंगे ही आएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब जल थल वायु तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ये 3 पॉइंट्स पढ़ के हमें कंप्लीट वे में पता चल जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले जो मैंने बोल्ड शब्द लिखे हैं, ये वाले बोल्ड शब्द, सबसे पहले इन शब्दों पे नजर डालते हैं। ये क्या लिखा गया है, तो भाई यहाँ पे हमने जो शब्द यूज किए हैं वो है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स
owned and operated by normal residents between two or more countries. Ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two or more countries. अभी ना यहाँ पे एक शब्द आपके सामने आया normal residents. अब ये जो शब्द normal residents है ना, इसकी ना डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर। मतलब नॉर्मल रेजिडेंट का ना मीनिंग क्या होता है वो हम सेकंड क्वेश्चन में समझेंगे। अभी आप नॉर्मल रेजिडेंट को ना नॉर्मली ऐसे समझो कि रेजिडेंट शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। रेजिडेंट तो आपको समझ में आता है ना, नागरिक, ठीक है। तो आप अभी के लिए क्या समझना, अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि नागरिक यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, एक देश का नागरिक, ठीक है। वैसे नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये जो शब्द नॉर्मल रेजिडेंट है ये क्या है, नागरिक, ठीक है। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट माने नागरिक बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं नागरिकों के द्वारा, हमारे नागरिकों के द्वारा, वो भी हमारे जो है वो भी हमारे जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। अब भाई ये बात है क्या, मतलब ये लाइन कहना क्या चाहती है? तो देखो सामने ना एग्जाम्पल आपको दिखेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ के और अच्छे से समझ में आएगी बात। तो देखो यहाँ पे ना एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग रीड आउट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक बात समझना, यहाँ पे प्लेन किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, प्लेन किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है ना ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, एयर इंडिया रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये इंडिया की कंपनी है। एयर इंडिया भारत सरकार की है, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान, मतलब भारत का जो प्लेन है वो रशिया और जापान के बीच में जो है अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो ये जो प्लेन है ना ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। हालांकि ये रशिया और जापान के बीच में उड़ान भर रहा है, फिर भी ये क्या है, इंडिया का पार्ट है, ठीक है, इंडिया का पार्ट माना जाएगा इसको। ऐसे ही देखो आगे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आगे एक और एग्जांपल है, सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान। भाई सिंगापुर एयरवेज का प्लेन है, सिंगापुर का प्लेन है और वो इंडिया और जापान के बीच में उड़ान भर रहा है। तो इंडिया और जापान के बीच में उड़ान भर रहा है अगर सिंगापुर का प्लेन, तो वो जो प्लेन है सिंगापुर का, वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। मतलब वो जो प्लेन के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो उस टाइम पे कहाँ पे हैं, सिंगापुर में है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। हालांकि वो प्लेन कहाँ पे है, इंडिया और जापान के बीच में उड़ान भर रहा है, लेकिन प्लेन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो उस टाइम पे कहाँ पे हैं, क्या माना जाएगा, कहाँ पे है वो सिंगापुर में है उस टाइम, ठीक है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा है बट ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई अगर इंडिया का प्लेन रशिया और जापान के बीच में उड़ रहा है तो वो जो इंडिया का प्लेन है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जो भी लोग उस टाइम उस प्लेन में सफर करेंगे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है एक तरीके से, ठीक है। अगर सिंगापुर एयरवेज का कोई प्लेन जो है वो इंडिया और जापान के बीच में ट्रेवल कर रहा है तो भाई सिंगापुर एयरवेज के उस प्लेन के अंदर जो भी यात्रीगण बैठे होंगे वो सारे के सारे यात्रीगण कहाँ का पार्ट माने जाएंगे, कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो उस टाइम पे ट्रेवल कर रहे होंगे, वो सिंगापुर के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा कि वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में बैठे हुए हैं उस प्लेन की यात्रा करने के दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे हमने पढ़ी कि भाई शिप्स और एयरक्राफ्ट जो होते हैं, हालांकि यहाँ पे ना एयरक्राफ्ट जो शब्द है। अब देखो शिप्स का मतलब क्या है, शिप का मतलब तो हो गया जहाज, समुद्री जहाज की बात चल रही है ये शिप्स, ठीक है। और एयरक्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, एयरक्राफ्ट का मतलब प्लेन हो गया। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। शिप्स एक अलग शब्द है और एयरक्राफ्ट एक अलग शब्द है, तो दोनों चीजें माइंड में आप लोग बिठा के रखना। तो पॉइंट 1 में हमने क्या पढ़ा कि एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जब कोई शिप या एयरक्राफ्ट किन्हीं दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर चलाए जा रहे हैं, कोई दूसरी कंट्रीज के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो प्लेन था वो रशिया और जापान के बीच में ट्रेवल कर रहा था, लेकिन वो इंडिया का प्लेन है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ऐसी बात हमने यहाँ पे पढ़ी। तो इसका मतलब शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट होगा।
ऐसे देखो भाई आगे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट फिशिंग वेसल, वेसल का मतलब होता है जलयान, ठीक है। अब वेसल जो शब्द है ना ये छोटे जहाज़ों के लिए यूज़ होता है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये जो है बोट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बोट होती है ना छोटी बोट, ठीक है। एक तो बड़े जहाज़ होते हैं शिप्स, ठीक है, और एक होती है बोट। तो फिशिंग वेसल, वेसल का माने मतलब क्या हो गया, जलयान, ठीक है। जलयान का मतलब वही बोट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। अब ये जो शब्द यहाँ पे आया ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, भाई ये रिग्स क्या होती हैं? तो देखो आपको ना यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी सामने, ठीक है। ये एक फोटो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये फोटो, ये जो फोटो आपको दिख रही है सामने, इस फोटो की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें आपको ना एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देखो पूरा समुद्र के अंदर एक स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना इसी को हम लोग रिग बोलते हैं, ये रिग है। ये जो रिग्स होती है ना बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं और इनका काम क्या होता है, समुद्र में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, नेचुरल गैस और ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये समुद्र में से ऑयल निकालते हैं, ठीक है। आपको पता होगा पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी ये नेचुरल ऑयल्स होते हैं कहाँ से मिलते हैं हमको, ये समुद्रों में से निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्शन किया जाता है समुद्र में से इसका। तो ये जो रिग्स है ना, रिग्स का काम क्या होता है, नेचुरल गैस और ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन करना, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि भाई एक तो फिशिंग वेसल, पहला शब्द यहाँ पे क्या यूज हुआ, फिशिंग वेसल, जलयान मतलब, ठीक है। फिशिंग के लिए जो बोट्स का यूज किया जाता है वो वाली बोट्स की बात चल रही है। उसके बाद सेकंड शब्द यहाँ पे यूज हुआ ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। तो रिग्स आपके सामने मैंने बताया इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना। समुद्र के अंदर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े रिग्स होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद है एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब भी यही हुआ कि समुद्र के अंदर जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको रिग्स दिख रहे हैं ना, इसी टाइप से और भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, जिनका काम ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट 2 में हमने क्या पढ़ा, पॉइंट 2 में हमने पढ़ा पहला तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो बोट्स हैं जिनका काम फिशिंग करने का है, ठीक है। कुछ ऐसी बोट्स होती हैं जो फिशिंग के पर्पज से यूज की जाती हैं, तो पहले तो हमने उनकी बात की, और दूसरी हमने बात की ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो ये भी जो है ये हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। तो देखो भाई पूरा पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं, फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by resident of a country in the international water where they have exclusive right of operation। अब देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे इंडिया जो है, इंडिया की भी इंटरनेशनल वाटर में ना रिग्स हैं। इंटरनेशनल वाटर क्या होता है भाई, पहले तो ये शब्द पता होना चाहिए, इंटरनेशनल वाटर क्या होता है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि इंडिया की जो बेस लाइन होती है ना, बेस लाइन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, बेस लाइन का मतलब जहां पे लैंड खत्म हो जाता है और समुद्र शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी जो है वो तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब वो 12 नॉटिकल माइल से आगे का जो क्षेत्र होता है ना उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर। क्या बोलते हैं हम उसको, इंटरनेशनल वाटर। उस पानी पे किसी देश का हक नहीं होता, ठीक है, उस पानी पे किसी देश का हक नहीं होता। तो उस पानी के अंदर जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उस वाटर के अंदर अगर हमारे देश की कोई रिग्स हैं या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या फिशिंग वेसल्स वहां पे चले गए हमारे देश के, तो वो भी हमारे देश का पार्ट माने जाएंगे, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में है ऐसा माना जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब इंटरनेशनल वाटर्स में जाने के लिए ना इजाज़त लेनी पड़ती है, ऐसे कोई भी बंदा इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं जा सकता। अगर हमारा देश इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर अपनी रिग्स लगाना चाहता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे अपने बनाना चाहता है, तो उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, इंटरनेशनल लॉज होते हैं उसके, ठीक है, तो उनका पालन करके ये सब कुछ होता है भाई, उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है, ऐसे नहीं होता ये काम। लेकिन फिर भी मान लो कि हमें लाइसेंस मिल गया और हम इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर अपनी रिग्स लगा लेते हैं या हम फिशिंग के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, तो वो उस वाटर के अंदर जो हमारी बोट होगी उस टाइम पे या जो हमारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, जो रिग्स है हमारे उस वाटर के अंदर, वो हमारे ही देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी हमने लिया है इसका, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है।
जो फिशिंग बोट्स हैं इंडियन फिशरमैन के द्वारा इंटरनेशनल वाटर्स में जो है वो यूज़ की जा रही हैं, ऑपरेट की जा रही हैं, तो विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इंडिया के जो फिशरमैन्स हैं अगर वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर फिशिंग करने के लिए अपनी बोट को ले जाते हैं, तो वो जो बोट वो वहाँ पे लेके गए हैं, वो बोट जो है वो बोट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट वो मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट 2 था। तो देखो भाई पॉइंट 1 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। पॉइंट 1 में हमने पढ़ा था शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब यहाँ पे भी शिप का जिक्र हुआ था और नीचे फिर से यहाँ पे देखो फिशिंग वेसल का जिक्र हो गया। तो भाई इन दोनों में ना अंतर है। नीचे जो शब्द यूज हुआ जलयान, जो वेसल का शब्द यहाँ पे हमने यूज किया, ये फिशिंग वेसल है। ठीक है, ये फिशिंग वेसल है। जबकि ऊपर जो शिप्स हमने शब्द यूज किया ना, ये पैसेंजर शिप्स हैं। जैसे बड़े बड़े क्रूज होते हैं ना, क्रूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई क्रूज है और वो बाहर के किन्हीं 2 देश के बीच में जो है ट्रेवल करवा रहा है लोगों को। इंडिया का क्रूज चाइना और मान लेते हैं किसी और दूसरे देश के यूएस के अंदर जो है ट्रेवल करवा रहा है लोगों को, तो वो जो क्रूज, वो जो शिप है, जो पैसेंजर शिप है, उसकी बात है पॉइंट 1 के अंदर। ठीक है, तो पॉइंट 1 में हम जो शिप्स और एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं वो पैसेंजर शिप्स और पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात चल रही है वहां पे। और पॉइंट 2 में जो हमने पढ़ा फिशिंग वेसल, भाई वो बेसिकली फिशिंग पर्पस से जो बोट्स यूज की जाती हैं उनकी बात हो रही है पॉइंट 2 में। ठीक है, तो पॉइंट 1 में शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, और पॉइंट 2 में फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा ऑपरेशन का। तो एक्सक्लूसिव राइट तो भाई लाइसेंस लेने से मिलता है, बिना लाइसेंस के एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलेगा। आते हैं भाई आगे, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और यकीन मानना जब पढ़ा दूंगा ना तो सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ रहे हैं, कंप्लीट होने दो बस। ठीक है, सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं भाई। थर्ड पॉइंट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। एक कंट्री की एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कि अब्रोड में लोकेटेड है, अब्रोड का मतलब किसी दूसरी कंट्री में लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इंडियन एम्बेसी जो है रशिया में लोकेटेड है। यहाँ पे एग्जांपल देखो हमने लिखा भी हुआ है ये वाला, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक देश की एम्बेसी अगर दूसरे देश में लोकेटेड है तो वो जिस देश की एम्बेसी है उसी देश का पार्ट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया की एम्बेसी अगर रशिया में लोकेटेड है तो हालांकि वो रशिया में लोकेटेड है, रशिया में है, लेकिन वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि एम्बेसी तो आपको चलो समझ में आ गया होगा, दूतावास यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। जैसे हमारे देश की एम्बेसीज दूसरे देशों में है, दूसरे देशों की एम्बेसीज हमारे देशों में है। ठीक है, जैसे हमारे देश में दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी नाम का एक एरिया है, साउथ दिल्ली के अंदर, आपको शायद आपने विजिट किया होगा, तो वहां पे आपको ना मतलब लगभग सारे देशों की एम्बेसीज आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर के काफी सारे देशों की एम्बेसीज वहां पे आपको मिल जाएगी। अब जैसे बाहर के देशों की एम्बेसी हमारे देश में आपको देखने को मिलती है, ऐसे ही हमारे देश की एम्बेसी भी बाहर वाले देशों में होती है। तो इसका मतलब अगर हमारे इंडियन एम्बेसी बाहर किसी देश में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। अब इंडिया के अंदर मान लो अगर रशिया की एम्बेसी है, इंडिया के अंदर दिल्ली में रशिया की एम्बेसी है, तो वो जो रशिया की एम्बेसी है वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई थर्ड पॉइंट के अंदर एम्बेसी शब्द तो चलो ठीक है समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पे मैंने कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शब्द का भी यूज किया कि अगर कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी अगर किसी दूसरे देश में लोकेटेड है हमारे देश के, तो वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। तो बात ये कि भाई ये कॉन्सुलेट क्या होता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, अब ये समझना है हमको। तो ये चीज़ ना देखो मैंने बड़े प्यार से यहाँ पे आपको नोट बना के दिए ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इधर उधर ना भागना पड़े, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो कॉन्सुलेट का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट पढ़ते हैं यहाँ पे। अ कॉन्सुलेट इज अ वेरी स्मॉल डिप्लोमेटिक ऑफिस इन वन कंट्री इन अनदर कंट्री। ठीक है, कॉन्सुलेट क्या होता है,
कॉन्सुलेट इज अ वेरी स्मॉल डिप्लोमेटिक ऑफिस। डिप्लोमेटिक ऑफिस का मतलब एक तरीके से एम्बेसी टाइप का ऑफिस हो गया, ठीक है। एम्बेसी को ही, जैसे एम्बेसी ना थोड़ा बड़ा होता है, एम्बेसी जो होती है, एम्बेसी वाला जो ऑफिस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। कॉन्सुलेट जो होता है ना वो छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते वो, ठीक है। तो कॉन्सुलेट इज अ वेरी स्मॉल डिप्लोमेटिक ऑफिस ऑफ वन कंट्री इन अनदर कंट्री। तो कॉन्सुलेट एक स्मॉल डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है एक देश का दूसरे देश के अंदर, मतलब एम्बेसी के टाइप का ही होता है, बट एम्बेसी से छोटा होता है, ठीक है। काम भी वही होता है, काम भी वैसा ही होता है एम्बेसी जैसा ही। जैसे देख लो रशिया की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में है, मान लो दिल्ली में है। अब एम्बेसी का काम बेसिकली क्या होता है, वीजा वगैरह प्रोवाइड करना इंडिया के लोगों को। मान लो इंडिया के लोग रशिया जाना चाहते हैं तो वो रशियन एम्बेसी से वीजा लेंगे। अब बात यह है कि भाई इंडिया के अंदर दिल्ली में रशिया की एम्बेसी है, तो इंडिया के अंदर जो बाकी राज्यों के लोग हैं वो क्या दिल्ली में आएंगे, पहले दिल्ली में आके क्या अब दिल्ली से वो वीजा लगवाएंगे अपना, काफी मतलब उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे आना। तो इसीलिए क्या होता है, वो जो एम्बेसी होती है ना वो अलग अलग राज्यों के अंदर क्या कर देती है, अपना कॉन्सुलेट खोल देती है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ऑफिसेस। तो कॉन्सुलेट माने एम्बेसी, एम्बेसी का ही छोटा रूप, ठीक है, अलग अलग राज्यों में, वो आपको मिल जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा गया है इफ द फर्स्ट कंट्री हैज एन एम्बेसडर, इफ द फर्स्ट कंट्री, पढ़ते हैं यहाँ पे, इफ द फर्स्ट कंट्री हैज एन एम्बेसडर इन the other country, the main diplomatic office located in the capital city is called an embassy। तो अब देखो embassy का मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया, if the first country has an ambassador in the other country। अब देख लो, मान लो यहाँ पे ना जो फर्स्ट कंट्री लिखा हुआ है ना, इसको मैं बोलता हूँ रशिया, ठीक है। जो फर्स्ट कंट्री आपको शब्द यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रशिया बोल देते हैं, ठीक है। तो इफ द रशिया हैज एन एम्बेसडर इन द अदर कंट्री, अदर कंट्री को मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, इंडिया, ठीक है। तो अब देखो पूरा पढ़ूंगा, if the Russia has an ambassador in India, the main diplomatic office located in the capital city that is Delhi is an embassy। तो अगर रशिया का एक एम्बेसडर इंडिया में है तो उनका जो मेन डिप्लोमेटिक ऑफिस होगा ना कैपिटल सिटी के अंदर जो होगा दिल्ली के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बेसी बोलेंगे। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है एंड इन दिस सिचुएशन एनी कॉन्सुलेट वुड बी लोकेटेड इन अदर लार्ज टाउन्स एंड सिटीज। तो बाकी जो बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज है जहाँ के लोग वीज़ा जो है लगवाना चाहते हैं, वहाँ पे हम कॉन्सुलेट्स खोल देते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे हम डिप्लोमेटिक ऑफिसेस खोल देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एम्बेसी क्या है, कॉन्सुलेट क्या है। एम्बेसी बेसिकली बड़े ऑफिसेज होते हैं, कॉन्सुलेट भी एम्बेसी के टाइप के ही होते हैं, बट वो कैपिटल सिटी के अंदर नहीं होते, वो दूसरे सिटीज़ के अंदर होते हैं, दूसरे टाउन्स के अंदर होते हैं वो, ठीक है, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर, जहाँ पे बेसिकली ज़्यादा लोग बाहर जाना, बाहर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर हमें वो कॉन्सुलेट्स खोलने पड़ जाते हैं। अब भाई आपको एम्बेसी शब्द समझ में आ गया, आपको कॉन्सुलेट शब्द समझ में आ गया। ये शब्द आपको ना पेपर में पूछे नहीं जाएंगे कि एम्बेसी क्या होता है, कॉन्सुलेट क्या होता है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने आपको नोट्स में यहाँ पे ये डाल के दे दी सारी चीजें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। तो पेपर में ये नहीं आने वाला कि एम्बेसी क्या है, कॉन्सुलेट क्या है, बट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए एम्बेसी जो है वो कैपिटल सिटी के अंदर लोकेटेड होती है, जहाँ पे एम्बेसडर बैठता है, एम्बेसडर अपना काम करता है किसी दूसरे देश का। और कॉन्सुलेट भी एम्बेसी की तरह ही होते हैं, बट वो छोटे ऑफिसेज होते हैं और वो छोटे टाउन्स के अंदर मतलब दूसरे टाउन्स मतलब वो कैपिटल सिटी के अलावा दूसरे टाउन्स के अंदर वो खोले जाते हैं, ठीक है, कैपिटल सिटीज में नहीं होते वो। अब अगली बात यहाँ पे है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो देखो भाई, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट इंटेंडेड फॉर यूज एज नेवल, मिलिट्री और एयर। अब देखो नेवल का मतलब यहाँ पे हो गया पानी, ठीक है, जो पानी की सेना होती है ना उसको बोलते हैं नेवल, ठीक है, नेवी बोलते हैं ना, नेवी, ठीक है। तो नेवल शब्द वहीं से नेवी से ही इजाद हुआ है, नेवी, नेवल। अब आगे है मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब यहाँ पे हो जाता है जो थल सेना होती है, ठीक है, जो जमीन पे लड़ती है उसको बोलते हैं मिलिट्री। और एयर, एयर माने वायुसेना, ठीक है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मींस एन एस्टेब्लिशमेंट इंटेंडेड फॉर द यूज फॉर नेवल, मिलिट्री और एयर। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो कि किस इंटेंशन से बनाई गई है भाई, जो कि इस इंटेंशन से बनाई गई है कि उसको कौन यूज करेगा, नेवल, मिलिट्री और एयर यूज करेगी। इसका मतलब जल, थल और वायु सेना के द्वारा वो एस्टेब्लिशमेंट यूज की जाएगी, प्रयोग की जाएगी, ठीक है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट होगी जो जल, थल या वायु सेना के द्वारा
प्रयोग में लाई जाएगी, यूज की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया। एक बार दोबारा से मैं थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ भाई। थर्ड पॉइंट एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। हमारे देश की एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी दूसरे देश में लोकेटेड है तो भी वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तक की सारी बातों को एक बार दोबारा से फटाफट से रिवाइज करते हैं। स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन पढ़ी इकोनॉमिक टेरिटरी की। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी का या इकोनॉमिक टेरिटरी का अर्थ क्या है, ज्योग्राफिक टेरिटरी, भौगोलिक टेरिटरी। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र, और इस भौगोलिक क्षेत्र में गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल का जो सर्कुलेशन है वो फ्रीली हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इसका यूज होता है। फिर हमने लेमेन्स लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझा। भाई लेमेन्स लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब क्या था, तो भाई पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब जल, थल, वायु, तीनों चीजें पॉलिटिकल फ्रंटियर में आ जाती हैं। तो मतलब जमीन भी आ जाती है, हवा भी आ जाती है और पानी भी आ जाती है यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रंटियर शब्द के अंदर। उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि भाई सिर्फ इतनी ही चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती, इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं। तो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े। पहला पॉइंट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। हमारे देश के रेजिडेंट्स के द्वारा शिप्स और एयरक्राफ्ट्स किन्हीं दूसरी 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर चलाए जा रहे हैं, ऑपरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारी कंट्री को छोड़ के किन्हीं दूसरी 2 देश या 2 से ज्यादा देश के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, वो शिप्स और एयरक्राफ्ट। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा फिशिंग वेसल, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स। ठीक है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो जो फिशिंग वेसल होंगे, मतलब जो फिशिंग बोट्स होंगी, या फिर जो नेचुरल गैस की रिग्स होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने की, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की जो रिग्स होती हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, अगर हमारे देश की नेचुरल गैस रिग्स या फिशिंग वेसल इंटरनेशनल वाटर में है और उनको वहां पे ऑपरेट करने का राइट भी अवेलेबल है, मतलब लाइसेंस भी है उनके पास वहां पे ऑपरेट करने का, तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माने जाएंगे। एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिया था कि अगर एक फिशिंग बोट इंटरनेशनल वाटर्स में जो है ऑपरेशन कर रही है तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। इंडिया की जो फिशिंग बोट होगी, इंडिया के फिशरमैन के द्वारा अगर वो चलाई जा रही है। थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पे पढ़ा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। तो इंडिया की जो एम्बेसीज हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अगर वो किसी दूसरी कंट्री में लोकेटेड हैं तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ये सारी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट में इंक्लूड की जाएंगी। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें बता रखी हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती। तो भाई 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिखे हैं और ये 2 पॉइंट्स में हमने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अब एक बात सुनना, हमारे देश में जो फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्या वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? इंडिया के अंदर रशिया की मान लेते हैं एम्बेसी है, तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? तो भाई नहीं, वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब भाई अगर इंडिया के अंदर बाहर के देश की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो इसलिए हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तभी तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। तो ये चीजें हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में थोड़ी ना इंक्लूड होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। तो अगर जापान की एम्बेसी है इंडिया में तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हिंदी में हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे यूएनओ है, WHO है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी लोकेटेड
विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अब मान लो यूएनओ का या डब्ल्यूएचओ का ऑफिस इंडिया में है, मान लो ऐसा, ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस इंडिया में है तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे? नहीं, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाएंगे। हालांकि वो तो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाते, ठीक है। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, वो किसी एक देश के लिए काम नहीं करती हैं, वो किसी एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएंगी। तो इसका मतलब सिंपल सीधी सी बात है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती। हमारे देश की तो छोड़ो, किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट वो नहीं मानी जाती हैं। उनकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है वो इंटरनेशनल होती है, ठीक है, वो इंटरनेशनली काम करते हैं। तो एक पर्टिकुलर देश उनको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मान सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। तो दो बातें हमने पढ़ी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक्सक्लूड हो जाएंगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। पहला हमने यहाँ पे पढ़ा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, और दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन आर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया हमारा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। अब एक काम करते हैं, एक बार क्विकली सारी की सारी बातें ध्यान से सुनना, माइंड पूरा यहाँ पे होना चाहिए मेरी तरफ, मेरी आवाज की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए। धीरे धीरे सारी बातें बोलूंगा, ठीक है, धीरे धीरे, तो प्यार से सुनना, आराम से सुनना, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए पूरा का पूरा। अब देखो भाई डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा यूएन की डेफिनेशन, यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन। तो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन के अनुसार इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का अर्थ क्या था भाई? उनके अनुसार इसका अर्थ था ज्योग्राफिक टेरिटरी, मतलब भौगोलिक क्षेत्र। अब ये जो भौगोलिक क्षेत्र था इसमें एक गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा और पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल का जो सर्कुलेशन है वो फ्रीली हो पाएगा, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन थी। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिक टेरिटरी administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर ये सहायता करेगा। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में विफल हो जाएंगे। अगली बात यहाँ पे हमने पढ़ी कि भाई लेमेन्स लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का अर्थ क्या है। तो लेमेन्स लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का अर्थ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, सिंपल सीधी सी बात, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब जल, थल, वायु, मतलब यहाँ पे ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो इंक्लूड होगी ही होगी, साथ में एयर और वाटर टेरिटरी भी इंक्लूड होगी। 12 नॉटिकल माइल्स तक के वाटर टेरिटरी इंक्लूड होगी। अब 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं मुझे फोन करके बताना जरा, मैं देखूंगा किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। अगली बात अब यहाँ पे हमने पढ़ी कि भाई ये जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की इनके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी आती हैं यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में। 3 पॉइंट हमने कवर किए, 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट, अगर हमारे देश के रेजिडेंट्स के द्वारा शिप्स और एयरक्राफ्ट्स किन्हीं दूसरे 2 या 2 से ज़्यादा देशों में सर्कुलेट किए जा रहे हैं, ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया के द्वारा एयरप्लेन्स जो हैं वो ऑपरेट किया जा रहे हैं, एयरप्लेन्स ऑपरेट किए जा रहे हैं रशिया और जापान के अंदर, ठीक है, रशिया और जापान के बीच में। तो इसका मतलब रशिया और जापान के बीच में जो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरक्राफ्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एयर इंडिया के द्वारा जो एयरप्लेन्स यूज़ किए जा रहे हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सिंगापुर एयरवेज वाला एग्जाम्पल भी लिया था, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि भाई जो फिशिंग वेसल्स हैं, जो ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जिनको वहाँ पे ऑपरेशन करने का एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त हो रखा है, वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माने जाएंगे। एग्जाम्पल्स हर पॉइंट में दे रखे हैं भाई, ध्यान से पढ़ लेना। अगली बात हमने पढ़ी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। तो हमारे देश की एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी दूसरे देश में लोकेटेड है, मान लेते हैं इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। अब इसके बाद मैंने ये एम्बेसी क्या होता है, कॉन्सुलेट क्या होता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, नोट्स में बता रखा है भाई साहब, पढ़ लेना यहाँ से अच्छे से। थर्ड, अगली बात हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, अगली बात हमने यहाँ पे पढ़ी कि भाई क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगी।
तो भाई फॉरेन कंट्रीज की जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हमारे देश में स्थापित किए गए हैं वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगली बात कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाती, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का भी वो पार्ट नहीं कहलाएंगी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाते। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब यहाँ पे ना आपको कुछ मैंने जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, ताकि एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक की, मतलब हमें पता चल जाए जो हमने पढ़ा है वो समझ आया भी ना या नहीं आया, कहीं ये तो नहीं है कि दिमाग के ऊपर से निकल गई सारी बातें। तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे ये सारी बातें और समझते हैं भाई, देखते हैं क्या बातें समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब भाई नीचे यहाँ पे 9 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है बताओ भाई कौन कौन से जो है पॉइंट्स वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कवर होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट देखो, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडिया की कंपनी लंदन में है, इंडिया की एक कंपनी लंदन में है, मुझे बताओ क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट होगी। कहीं पे भी हमने ऐसा पढ़ा कि हमारे देश की कंपनी अगर दूसरे देश में है तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, कहीं पे भी ये बात नहीं पढ़ी हमने तो। ठीक है, हमारे देश की कंपनी अगर दूसरे देश में है तो वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब भाई फर्स्ट पॉइंट तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर नहीं होगा। ठीक है, जो जो आंसर्स इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर होंगे मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, जो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था कि इंडिया की कंपनी अगर लंदन में सिचुएटेड है तो वो लंदन की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। अगली बात देखो भाई साहब, अगली बात यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। भाई माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है, मुझे एक बात बताओ माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है कि नहीं है? एक कंपनी है ना, कोई इंटरनेशनल संस्था थोड़ी ना है वो। ठीक है, तो एक कंपनी है, नॉर्मली यूएस की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, तो वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? मुझे एक बात बताओ, इंडिया में लोकेटेड है तो कहाँ का पार्ट होगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया भाई साहब, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ना, तो एक बार दोबारा से जाके सारी ये जो मैंने डिस्कशन किया था पीछे 1 घंटे के लगभग का डिस्कशन कर दिया हमने सिर्फ इतनी बातें समझने के लिए, दोबारा देख लेना एक बार, वैसे समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। आगे देखो भाई साहब, थर्ड पॉइंट, कंपनी इन इंडिया ऑन्ड बाय अ जैपनीज। इंडिया के अंदर एक कंपनी है, जैपनीज ने खरीद रखी है। तो भाई फिर से वही बात है, इंडिया के अंदर सिचुएटेड है ना ये कंपनी, तो भाई ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गई। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे हमारा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर हो गया। अगला देखते हैं, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस है, तो क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? तो नहीं भाई, ये थोड़ी ना इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ये तो न्यूयॉर्क माने यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया ये। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो इंडिया की कंपनी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। अगली बात देखो, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फॉरेन बैंक शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं किया इन्होंने। फॉरेन बैंक तो कोई भी हो सकता है ना, बाहर के देश का कोई बैंक, मतलब तो बाहर के किसी देश की बैंक की ब्रांच हमारे देश में है। तो मुझे एक बात बताओ, कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है वो? तो भाई इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गई है। अगली बात यहाँ पे मतलब है ना, ये पॉइंट्स पढ़ते टाइम आपको ये सोचना है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। तो भाई इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? बाहर के देश की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड नहीं होते और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नहीं होती, बाकी सब इंक्लूड हो जाता है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर इंडिया में लोकेटेड है तो बस इतना दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, और सेम चीज़ जो है वो एप्लीकेबल होगी अगर हमारे देश की कोई मिलिट्री
एस्टेब्लिशमेंट या फिर एम्बेसी या कॉन्सुलेट बाहर के देश में लोकेटेड है तो भी सेम बात एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो आपको बस वो ऊपर वाली जो बातें हमने पढ़ी उनको माइंड में रखना है। अगली बात देखो 6th पॉइंट, इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडिया की एम्बेसी जापान में लोकेटेड है। तो हाँ भाई, हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे ऊपर, और 3rd पॉइंट यही था कि अगर हमारे देश की एम्बेसी किसी दूसरे देश में लोकेटेड है तो वो हमारे देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। तो इसका मतलब भाई, हालांकि इंडिया की एम्बेसी जापान में लोकेटेड है बट वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड की जाएगी। अगली बात है यहाँ पे ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। इंडिया का एक बैंक है ये नॉर्मली, और ये चाइना में लोकेटेड है, तो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा ये, ठीक है। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, तो इसको मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। 8th पॉइंट देखो, 8th पॉइंट है रशियन एम्बेसी इन इंडिया। रशिया की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुई है रशिया की, रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। एम्बेसी शब्द यूज हुआ है यहाँ पे, तो अगर किसी दूसरे देश की एम्बेसी हमारे देश में प्रेजेंट है तो वो उस देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो वहां पे पहली बात हमने यही पढ़ी थी, 2 बातें पढ़ी थी हमने वहां पे। पहली बात ये पढ़ी थी कि अगर किसी दूसरे देश की एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे देश में है तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो जिस देश की एम्बेसी है उसी देश की वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऐसे ही हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते। तो रशियन एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि इंडिया की। अगली चीज देखो, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। टाटा इंडिया की कंपनी है, इसने अमेरिका के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, एक बिल्डिंग खरीदी हुई थी, और इसने ये बिल्डिंग गूगल को रेंट पे दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, टाटा ने अमेरिका में बिल्डिंग खरीदी थी तो वो बिल्डिंग क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी थी क्या? तो नहीं भाई, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट थोड़ी ना थी वो, तो ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो बस इतने ही पॉइंट्स जितने मैंने हाईलाइट किए ना, बस यही वाले पॉइंट्स हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, बाकी सब अदर कंट्रीज की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारे देश की नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, 3, 5 और 6 इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है और बाकी सब नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार ही क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से रिवाइज करना। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, 1 घंटे के लगभग का समय मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन समझाने में लगा दिया, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बन पाए, कोई शिकायत ना रह जाए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर रहा। अब उसका रीज़न पता क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जब तक समझ नहीं आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ नहीं आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, एक बार पढ़ लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन देखो भाई, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो 2 टर्म्स यहाँ पे हमें दी गई है, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। तो सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप को हमें एक्सप्लेन करना है, हमें इनका मतलब बताना है कि सिटीजनशिप क्या होती है और रेजिडेंटशिप क्या होती है। तो सबसे पहले देखो सिटीजनशिप क्या है, मैं एक बार सिंपल पहले रीड आउट करूंगा दोनों टर्म्स को और फिर हम जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो पहले देखो सिटीजनशिप, इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 वेज। कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन 2 तरीकों से बन सकता है, कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन 2 तरीकों से बन सकता है। 2 तरीके मैंने नीचे लिख के दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स बना के। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, यदि किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया में होगा तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। इसका मतलब आप और मैं, हम सब इंडिया के सिटीजन हैं क्योंकि हमारा जन्म इंडिया में हुआ। He acquires automatic citizenship of India. तो when a person is born in India, he acquires automatic citizenship of India. अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया सिटीजनशिप। आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या है, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, बाहर बॉर्न हुआ है, वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है और इंडिया के कानून के द्वारा उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाती है।
तो वो भी इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। लेकिन इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए उसको एक फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कोई बाहर का व्यक्ति भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है, प्रोवाइडेड इंडिया के लॉज वो फॉलो करता हो। इंडिया के लॉज मतलब उस पर एप्लीकेबल हो, मतलब जिस देश में वो रह रहा है ना अभी, उस देश में उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे ना चल रहे हो और इस तरह की कुछ लीगल बातें होती हैं, तो मतलब अपने देश में उसकी छवि साफ है, तो हम उसको यहाँ का सिटीजन बना सकते हैं और हम उसके लिए उससे ना फीस भी चार्ज करेंगे। तो कोई बाहर का व्यक्ति भी इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है, इंडिया का सिटीजन बन सकता है, प्रोवाइडेड उसको कुछ फीस देनी पड़ेगी यहाँ पे और लीगल प्रोसीजर्स इंडिया के जो है वो अपनाने पड़ेंगे। तो अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन। इंडिया के कानून के द्वारा वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा, ठीक है। तो या तो कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा होगा तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, या वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा। अगर वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, बॉर्न आउटसाइड है, तो वो अप्लाई करेगा और अप्लाई करके कुछ फीस वगैरह पे करेगा और कुछ लीगल बातें भी होंगी, उसकी अपने देश में छवि वगैरह अगर साफ होगी तभी हम अलाउ करेंगे उसको हमारे देश का सिटीजन बनने के लिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई सिटीजनशिप क्या है। तो सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है और इंडिया की सिटीजनशिप दो तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, या तो इंडिया में पैदा होके, या फिर हम अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें कुछ फ़ी का पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी, कुछ लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिटीजनशिप क्या है पढ़ा। अब आते हैं रेजिडेंटशिप। रेजिडेंटशिप क्या है? तो इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अब देखो भाई, सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट था, लेकिन रेजिडेंटशिप जो है ना, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ, एक व्यक्ति किसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट कब कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कब कहलाएगा? इफ दो कंडीशंस हैं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो पढ़ लेते हैं। ही ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। वो 1 साल से ज़्यादा के लिए इंडिया में रहा है, 1 साल से ज़्यादा के लिए, मोर देन 1 ईयर वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है, ठीक है। ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए इंडिया में रिसाइड किया उसने। एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है ना, एक काम करते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं साथ ही साथ पढ़ा देता हूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये सारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। तो देखो भाई, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज 2 थिंग्स। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 2 चीज़ें आती हैं। पहली, द रेजिडेंट्स लाइफ और द रेजिडेंट लाइव्स और इज लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जो रेजिडेंट है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाइव कर रहा हो, लोकेटेड हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब तो आपको पता ही है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था हमने। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर कोई व्यक्ति लाइव कर रहा है, लोकेटेड है, तो वो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। दूसरा, द रेजिडेंट्स कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। और जो उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो उसी लोकेशन से हो रही हैं। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसकी कौन कौन सी होंगी? अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन। अर्निंग माने पैसा कमाना, स्पेंडिंग माने पैसा खर्चना, एक्यूमुलेशन माने पैसा जोड़ना। तो पैसा कमाना, खर्चना और जोड़ना उसका उसी लोकेशन से रिलेटेड है, उसी लोकेशन में हो रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस लोकेशन में है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 2 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़, जो व्यक्ति है, जो रेजिडेंट है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो, लोकेटेड हो, लाइव कर रहा हो। दूसरा, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो वो कर रहा है, अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन की, वो भी उसी लोकेशन में कर रहा हो, डोमेस्टिक टेरिटरी वाली जो लोकेशन है उसी में कर रहा हो, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं भाई ये सारी चीज़ जो हमने अभी पढ़ी। तो आ जाओ भाई, देखो, तो
रेजिडेंटशिप क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। एन इंडिविजुअल इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरली रिजाइड इन दैट कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड हिज इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। तो अगर एक व्यक्ति किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रिजाइड करता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब 2 बातें आती हैं इसमें। सबसे पहली बात, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाइव कर रहा है, लोकेटेड है, ठीक है, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड है और वहीं से वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कर रहा है। अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन की जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो उसी लोकेशन से, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी वाली लोकेशन से ही वो कर रहा है। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई होती हैं तो उस व्यक्ति का जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारे देश में होगा। तो भाई अब यहाँ पे रेजिडेंटशिप में हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति रेजिडेंट कब कहलाएगा हमारे देश का? जब वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रिसाइड करेगा हमारे देश में और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है। अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक चाइनीज है, मतलब चाइना का सिटीजन है वो, ठीक है, सिटीजनशिप उसके पास चाइना की है क्योंकि उसका बर्थ चाइना में हुआ, ठीक है। तो एक चाइनीज है और वो इंडिया में लिव कर रहा है, इंडिया में वो लाइव कर रहा है और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया उसको इंडिया में लिव करते हुए। और उसका जो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हाउएवर he is not a citizen or national of India as he does not hold citizenship of India। लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। क्यों नहीं है इंडिया का सिटीजन? क्योंकि उसका जन्म चाइना में हुआ है ना, इसलिए वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। इंडिया का सिटीजन वो बन सकता है, वो अप्लाई कर सकता है बनने के लिए, ठीक है, कुछ फीस वगैरह की पेमेंट करनी पड़ेगी उसको। आगे क्या लिखा है? इट मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। इसका मतलब एक व्यक्ति किसी एक देश का सिटीजन हो सकता है और किसी दूसरे देश में वो रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मान लेते हैं कि भाई मेरा बर्थ इंडिया में हुआ, ठीक है, मेरा बर्थ इंडिया में हुआ और मैं चले जाता हूँ यूएसए में जाके मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएसए में होता है मान लेते हैं, और मैं वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रिसाइड भी कर लेता हूँ, तो मैं वहाँ का रेजिडेंट कहलाऊँगा, ठीक है, मैं रेजिडेंट कहलाऊँगा वहाँ का। लेकिन सिटीज़न में कहाँ का हूँगा? इंडिया का ही हूँगा। तो एक पर्सन एक टाइम पे एक अलग कंट्री का सिटीजन हो सकता है और किसी दूसरी कंट्री का वो रेजिडेंट भी हो सकता है उसी टाइम पे, ठीक है। तो सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम और पढ़ते हैं भाई यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब। अब आपको ये समझ में आएगा, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसको। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। अब ध्यान देना, यहाँ पे इंडिविजुअल शब्द भी हमने यहाँ पे लिखा है और हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन शब्द भी लिखा है, मतलब कंपनीज वगैरह भी यहाँ पे हमारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। इंडिविजुअल माने इंसान, इंडिविजुअल माने इंसान और इंस्टीट्यूशन माने कंपनियां, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अब देखो ये बात तो हमने थर्ड क्वेश्चन में ही पढ़ ली है ना, मजे की बात, थर्ड क्वेश्चन में ही कवर हो गया, सेकंड क्वेश्चन तो इतना तो हमारा, ठीक है। तो मतलब ये जो हमने यहाँ पे बोल्ड वाले अक्षर ये जो सारे पढ़े, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये सारे अक्षर, ये सारे वर्ड्स हमने जो है थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। अब खास बात यहाँ पे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों कवर होते हैं हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री। ऑर्डिनरली रिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? 1 साल से ज्यादा रिसाइड करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा कि भाई उस कंट्री में लाई करता है कि नहीं करता? तो 2 चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड है कि नहीं है, लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। और दूसरी चीज हम देखेंगे क्या वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो उसी लोकेशन से, दैट लोकेशन से ही कर रहा है कि नहीं कर रहा, डोमेस्टिक टेरिटरी वाले लोकेशन से ही कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होगा। अब यहाँ पे ना कुछ और बातें भी और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल रेजिडेंट को, ठीक है। मतलब जो थर्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ा वो तो एक जनरल वे में हमने पढ़ लिया कि भाई अगर एक व्यक्ति एक देश में 1 साल से ज्यादा समय के लिए रिसाइड करेगा और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में होगा तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम और भी ज्यादा बातें पढ़ने वाले हैं और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई यहाँ पे
और क्या क्या नई बातें हमने लिखी हैं। तो देखो भाई यहाँ पे हेडिंग क्या है, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, अब वो सारी बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं। काफ़ी सारे पॉइंट है, 6 पॉइंट्स हैं, और ये 6 पॉइंट्स हमारे अगर कवर हो गए तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, मतलब सेकंड क्वेश्चन कवर हो जाएगा हमारा। पहला पॉइंट देखो, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अब भाई ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। इंडिया के अंदर फॉरेनर्स विजिट करते हैं, ठीक है, टूर पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, घूमने के पर्पज से इंडिया में आते हैं, टूरिस्ट, ठीक है, विजिटर्स। तो फॉरेन विजिटर्स, फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में आ रहे हैं, क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? नहीं, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई पहली बात तो वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए ऑर्डिनरली रिसाइड नहीं कर रहे। दूसरी बात, उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया में नहीं है, ठीक है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो अब ये बात आपको अब याद रखनी है कि भाई जो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स होते हैं ये टिप्स पे होना चाहिए, ये 6 पॉइंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स जो हैं वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्यों? रीज़न यहाँ पे क्या है? रीज़न यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए ऑर्डिनरली रिसाइड नहीं कर रहे, पहली बात तो, और दूसरी बात उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखो, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन आर कंट्री। भाई बाहर के देश की जो एम्बेसीज हैं, बाहर के देश के जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स, तो बाहर के देश के जो ऑफिसेज इंडिया में लोकेटेड है ना, एम्बेसीज हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें काम करने वाले जो फॉरेन स्टाफ है, उनका फॉरेन स्टाफ, क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? तो नहीं भाई, वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। पूरा पढ़ते हैं एक बार, देखो दोबारा। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स का मतलब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री अब्रोड। डिप्लोमेट माने कोई ऐसा व्यक्ति जो कि फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो एम्बेसडर, एम्बेसडर जो होता है वो डिप्लोमेट ही होता है, ठीक है, डिप्लोमेट होता है वो। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फॉरेन कंट्री, मतलब जो फॉरेन कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हमारे देश में, मतलब वहाँ के देश के आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हमारे देश में, तो वो हमारे देश की हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। अब एक बात सुनना, अगर कोई इंडियन इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है, कोई इंडियन इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा कि नहीं होगा? तो भाई वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ना शब्द यूज किया है फॉरेन स्टाफ, फॉरेन स्टाफ, ठीक है, डोमेस्टिक स्टाफ थोड़ी ना यहाँ पे हमने लिखा, फॉरेन स्टाफ। तो ये बात आप ध्यान रखना। ऐसे ही मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फॉरेन कंट्री, अब ये जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फॉरेन कंट्री है ये बाहर के ही लोग हैं, इंडिया के नहीं है, ठीक है, तो ये बाहर के लोग हैं, बेसिकली ये बाहर के लोग हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इंडिया के अंदर एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं, तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे ये, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में रखना। अब ये बात है ना आपको थोड़ा याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा बातें हो जाएंगी ना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड अब थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ा हमने, तो बहुत सारी बातें होंगी, तो आपको याद करना पड़ेगा साथ साथ। और यकीन मानना, अगर साथ साथ ईमानदारी से याद करोगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं यार मैं तो कल करूँगा, परसों करूँगा, अगले हफ्ते कर लूँगा, बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर उस केस में तो भाई भगवान भी नहीं बचा सकता। जो करना है करो, ठीक है, मैं भी यही बोलूँगा फिर। तो मेरे हिसाब से तो भाई साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। टाइम बहुत है, विल्लापंती बहुत है, फ़ोन में गेमें खेलने का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है कि भाई जो फॉरेन स्टाफ है एम्बेसीज का, ऑफिशियल्स का और डिप्लोमेट्स का, या जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री हैं, वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। अगला यहाँ पे आता है भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, international organizations like UNO, WHO etc. are not considered as normal resident of the country in which they operate. They are treated as normal resident of international area. वो पूरे इंटरनेशनल एरिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाती हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाती वो। तो मतलब UNO या WHO का ऑफिस अगर इंडिया में है और इंडिया में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे अपना ऑफिस रखा और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है मान लेते हैं, तब भी वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे,
ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किसी भी देश की नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये किसी देश की नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होती हैं। वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये किसी देश की नॉर्मल रेजिडेंट तो नहीं होती, ये किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का भी पार्ट नहीं होती, ठीक है। तो दोनों बातें माइंड में कंबाइन होनी चाहिए, लिंकेज होनी चाहिए, पूरी लिंकेज, ठीक है। तो मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ना तो नॉर्मल रेजिडेंट होती है ना ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है, दोनों बातें एकदम कंबाइन माइंड में आपके होनी चाहिए। चलो चौथी बात पढ़ते हैं। चौथी बात क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। भाई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे देश के डोमेस्टिक वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। पढ़ते हैं, एक बार पूरी लाइन पढ़ते हैं, देखो। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया, ठीक है। अब मान लो इंडिया का कोई व्यक्ति जो है यूएस के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब हमने अभी अभी पढ़ा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंटरनेशनल एरिया का नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाती हैं, मतलब वो किसी एक देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती हैं। तो उसमें काम करने वाले जो लोग होंगे क्या वो भी इंटरनेशनल एरिया का नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? क्या वो भी किसी एक स्पेसिफिक देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उसमें जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो जिस देश से बिलोंग करते हैं वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का व्यक्ति यूएस के अंदर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट होगा? तो भाई वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ठीक है, इंडिया का। देखो एग्जांपल भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे ना बोल्ड अक्षरों में कुछ बातें लिखी हैं, However, if the employees are working for more than 1 year in such international institution, then they become the normal resident of a country in which such institution are located. It means in the given example, if the American is working in UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated as normal resident of India. अब यहाँ पे एक बात देखना, अगर वो जो एम्प्लॉय था, मान लेते हैं वो जो एम्प्लॉय है इंडिया का व्यक्ति है, और इंडिया का व्यक्ति जो है वो यूएस के अंदर WHO के ऑफिस में मान लेते हैं वो काम करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WHO, तो WHO के ऑफिस में वो यूएस के अंदर काम कर रहा है, और वहाँ पे उसको 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है यूएस के अंदर, 1 साल से ज़्यादा समय से वो वहाँ पे रह रहा है। तो अब एक बात देखो, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया उसको वहाँ पे, और दूसरी बात उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो वहाँ पे है ही, क्योंकि वहाँ से अर्निंग कर रहा है वो। तो दोनों बातें सेटिस्फाई होगी तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। ये बात लिखी हुई है इस पैराग्राफ में। तो however, if the employees are working for more than 1 year in such international institution, then they become the normal resident of a country in which such institution are located. तो जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है, तो मतलब अगर WHO यूएस में लोकेटेड है तो वो जो एम्प्लॉयज है वो यूएस के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। इट मीन्स इन द गिवन एग्जांपल, इफ द अमेरिकन इज वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year, देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो गिवन एग्जांपल के अंदर जो अमेरिकन है वो मान लो यूएनओ ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, इंडिया के अंदर यूएनओ ऑफिस है और वहाँ पे वो काम कर रहा है, अमेरिकन है वो, और वो इंडिया के यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का यूएनओ ऑफिस, और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया उसको वहाँ पे काम करते हुए, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? इंडिया का, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे समझने वाली थी, बोल्ड अक्षरों में लिख दी मैंने तभी यहाँ पे हाईलाइट करके। 5th बात देखो, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, commercial travelers and seasonal workers provided their stay is less than 1 year। तो भाई अब देखो, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, वेसल का मतलब मैंने आपको बताया था समुद्री जहाज, ठीक है। तो मान लो यूएस का कोई फॉरेन वेसल है, वो इंडिया की तरफ आता है, इंडिया की तरफ लोगों को लेके आता है, या फिर मान लेते हैं वो सामान गुड्स लेके आता है यहाँ पे इंडिया में, तो कुछ दिन वो मान लेते हैं इंडिया में स्टे करता है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, प्रोवाइडेड 1 साल से कम समय के लिए वो इंडिया में है। मतलब वो क्रू मेंबर अगर इंडिया में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रह गया ना, तो फिर वो भी इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। कमर्शियल ट्रेवलर्स कौन होते हैं भाई? जो बिजनेस पर्पज से ट्रेवलिंग करते हैं उनको बोलते हैं कमर्शियल ट्रेवलर्स, ठीक है। सीजनल वर्कर,
जो किसी सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर काम करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, तो सीजनल वर्कर होते हैं वो। तो क्रू मेंबर और फॉरेन वेसल, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर्स जो होंगे, अगर वो हमारे देश में 1 साल से कम समय के लिए हैं तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हैं तो फिर हम देखेंगे कि उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश में है, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। अगली बात है बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द अदर कंट्री। तो जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो काम करते हैं और जो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में भी काम करने के लिए चले जाते हैं, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क। जहाँ पे वो रहते हैं उस कंट्री का वो जो है नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, जहाँ पे वो काम करने जाते हैं उस कंट्री का वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी, 6 पॉइंट यहाँ पे हमने पढ़े। दोबारा से एक बार देखो क्विकली, 6 के 6 पॉइंट्स टिप्स पे होने चाहिए। सबसे पहले जो फॉरेन टूरिस्ट और फॉरेन विजिटर्स हैं वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। जो फॉरेन स्टाफ है एम्बेसीज का या फॉरेन कंट्री की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगी। जो एम्प्लॉयज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट तभी कहलाएंगे जब वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हमारे देश में रिसाइड करेंगे और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में होगा। अगली बात 5th पॉइंट पे हमने पढ़ा कि भाई जो फॉरेन शिप्स के क्रू मेंबर्स हैं या जो कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, जो सीजनल वर्कर्स हैं, वो अगर 1 साल से कम समय के लिए हमारे देश में रहेंगे तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। आगे हमने पढ़ा जो बॉर्डर वर्कर्स हैं, जो बॉर्डर्स पे काम करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, और बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में काम करने के लिए भी चले जाते हैं, तो वो जिस देश में रहते हैं, लिव करते हैं, उस देश का वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। जिस देश में काम करने जाते हैं उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। दोबारा से एक बार देख लेते हैं भाई सारी बातें, नॉर्मल रेजिडेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे इंडिविजुअल भी कवर है, इंस्टीट्यूशन भी कवर है। हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री। ऑर्डिनरली रिसाइड्स का मतलब यहाँ पे मोर देन 1 ईयर था, ठीक है। ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर आप लिख सकते हो यहाँ पे। एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात कैसे पता चलेगी? तो भाई यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिखे। पहला पॉइंट, द रेजिडेंट्स लिव और इज लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में वो लोकेटेड हो। एंड द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट कंट्री। और जो बेसिक वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है वो भी उसी लोकेशन में वो कर रहा हो, उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहा हो। फिर हमने पढ़ा कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। तो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर नहीं होते, फॉरेन एम्बेसीज ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो भी नहीं होते, जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फॉरेन कंट्री होती हैं वो भी नहीं होती, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो भी नहीं होते, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट तभी होंगे जब वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हमारे देश में रहेंगे, नहीं तो वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। फिर फॉरेन वेसल्स के क्रू मेंबर, कमर्शियल ट्रैवलर या सीजनल वर्कर्स जो होंगे वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट तभी होंगे जब वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हमारे देश में रहेंगे। अगर 1 साल से कम समय के लिए ये लोग हमारे देश में रहते हैं तो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। जो बॉर्डर वर्कर्स हैं वो जिस देश में रहते हैं उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, जिस देश में काम करने के लिए जाते हैं उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ना एक बॉक्स देखो आपको दिखेगा, ये जो सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके नीचे एक बॉक्स मिलेगा आपको ऐसा। अब हम ये बॉक्स रीड करेंगे, ठीक है। हमने डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है वो पढ़ लिया, हमने नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट भी पूरा पढ़ लिया। 3rd क्वेश्चन में हमने सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप के बारे में जो डिफरेंस था वो भी पढ़ा। अब हम कुछ यहाँ पे बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं ये पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं बातें। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट आर इम्पॉर्टेंट टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉर्मल प्रोडक्ट। जो हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ये किस काम में हमारी मदद करेंगे? तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में हमारी मदद करेंगे। अब भाई बात ये है कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब
कोई ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी, ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कोई ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में की जा रही है। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाएगी वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा, चाहे वो इंडिया के रेजिडेंट्स के द्वारा की जा रही हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा। तो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जा रही है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी, चाहे वो रेजिडेंट्स के द्वारा की जा रही हो या नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में की जा रही है, चाहे वो रेजिडेंट्स के द्वारा की जा रही है चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब तो समझ लिया। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी, ध्यान से सुनना, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा की जा रही हो। मतलब भाई यहाँ पे ना नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा नहीं की जा सकती एक्टिविटी, इंडिया के रेजिडेंट्स के द्वारा ही होनी चाहिए यहाँ पे एक्टिविटी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई किसी के भी द्वारा हो सकती है, चाहे रेजिडेंट के द्वारा हो चाहे नॉन रेजिडेंट के द्वारा, बट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाएगी वो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा होनी चाहिए। अब ये जो एक्टिविटी है ये इकोनॉमिक टेरिटरी में हो या आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा उल्टा हिसाब किताब है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने समझा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एक ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में हो रही है, चाहे वो रेजिडेंट्स के द्वारा हो चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा एक ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक टेरिटरी में हो चाहे इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या किसी और देश में हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भाई नेशनल प्रोडक्ट का मीनिंग। अब एक बार है ना ये सारी बातें देखो रीड करेंगे और अच्छे से समझ में आएंगी। देखो ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प्स टू एस्टिमेट अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो डोमेस्टिक टेरिटरी का हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये हमारी मदद करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट करने में। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है ये कहाँ पे होनी चाहिए? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, irrespective of the fact whether carried out by resident or non resident। तो irrespective of the fact, भाई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो रेजिडेंट के द्वारा की जा रही है चाहे नॉन रेजिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो सारी वही बात जो मैंने आपको बताई थी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक टेरिटरी में की जा रही है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में की जा रही है, चाहे वो रेजिडेंट्स के द्वारा की जा रही है चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे यहाँ पे लिखा है द मनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। अब ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मनी वैल्यू होती है ना, उसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब मनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब तो हमने पता कर ही लिया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी ऑन की जा रही है इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, चाहे रेजिडेंट्स के द्वारा चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट जो हमने आज पढ़ा, हेल्प टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ा, ये नेशनल प्रोडक्ट एस्टिमेट करने में हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। अब नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो रेजिडेंट्स के द्वारा होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाएगी नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। तो नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स irrespective of the fact whether performed within economic territory or outside it। तो भाई अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है ये इकोनॉमिक टेरिटरी में हो रही है या इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर हो रही है। जबकि देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या था? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये था कि भाई ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है ये इकोनॉमिक टेरिटरी में ही होनी चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही होनी चाहिए। बट नेशनल प्रोडक्ट में इस बात से फर्क नहीं पड़ता। नेशनल प्रोडक्ट में भाई इकोनॉमिक टेरिटरी में हो रही हो प्रोडक्शन एक्टिविटी या उसके बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या था?
नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा भी हो सकती है, किसी और के द्वारा भी, बस इकोनॉमिक टेरिटरी में होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे द मनी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम। तो नेशनल प्रोडक्ट जो हमने अभी पढ़ा, इसकी जो मनी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। तो काफ़ी सारी बातें आपको जो है यहाँ पे समझ में आई होंगी और काफ़ी सारी बातें अभी जो हैं अच्छे से समझ में नहीं आई होंगी, मतलब 100% जो एफिशिएंसी है वो नहीं माइंड में आपके बैठी होगी। तो अब करना क्या है कि भाई जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आज, उनको दोबारा से अच्छे से टाइम निकाल के रिवाइज करना है, बढ़िया तरीके से एकदम मेहनत के साथ। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं बढ़िया तरीके से। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाई हैं ये कंप्लीट फॉर्म में है, कुछ भी छूटा नहीं है, यकीन मानना कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस आपको मेहनत करनी है, बस इतना ही पढ़ना है जितना पढ़ा दिया मैंने। एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं और से, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नोट्स पढ़ लो, ठीक है, जो मैंने पढ़ा दिया मोर देन इनफ, यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल गई हैं। 3 क्वेश्चंस हो गए हैं टोटल। यहाँ पे हमारे पास 12 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, मैंने बताया था 12 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने नोट्स के अंदर अपने बनाए हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग जो हैं ये नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपने कवर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली शायद 3 से 4 क्लासेस इस चैप्टर में लगने वाली हैं जहाँ तक मेरा एस्टिमेशन है। तो 3 से 4 क्लासेस यहाँ पे लग जाएंगी। आज की क्लास थोड़ी लंबी थी, अभी तक की क्लासेस को अगर हम देखें तो उनके रिस्पेक्ट में थोड़ी लंबी क्लास थी। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आती हैं बातें, आप रिवाइंड करके देखना, अच्छे से समझना सारी बातें। कुछ डाउट्स आते हैं मुझे बता देना, मैं समझाऊंगा, कॉल पे समझा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे तो वीडियो में ही इतना ज़्यादा टाइम लगा के समझाया है कि मुझे नहीं लगता डाउट आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को इतना टाइम दिया है, इतना टाइम लगा के 3 क्वेश्चंस ही हमारे सिर्फ कवर हो पाए अभी तक, ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस हुए हैं हमारे। तो आज इतना ही करेंगे। इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करूँगा, और ये जो हमारे आज हमने क्वेश्चंस करे थे ये हम नेक्स्ट क्लास में एक बार क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं, ओवर करते हैं आज की क्लास यहीं पे।